Hello everyone, welcome to the third session of covering entire polity through the real text of the constitution. इसमें हम पूरी इंडियन पॉलिटी को, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, पीवाईक्यूज के माध्यम से, कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चंस के माध्यम से और रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, और ठीक है, वेरियस जो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज रहे हैं, जजमेंट्स रही हैं, ठीक है, उन सारी जजमेंट्स के माध्यम से और वेरियस एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने अलग से स्टैट्यूट्स बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो जैसे जैसे रिलेट करते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जिस जिस पार्ट से रिलेट करते हैं, वो सब चीज़ों के माध्यम से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है ताकि इंडियन पॉलिटी, ठीक है, 360 डिग्री इंडियन पॉलिटी हम कवर कर पाएँ, ठीक है. सो यू कैन ज्वाइन दीज सेशंस फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, जो कि आपको अवेलेबल होंगे, भले ही आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, 6 के लिए, 27 के लिए, 8 के लिए, भाई 10 साल बाद के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता रहे वो होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही, ठीक है, कभी, हाँ, पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाए, वो एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होगी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. तो ऐसा तो नहीं होगा, इसीलिए दीज सेशंस आर गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर एंडलेस नंबर ऑफ ईयर्स, जब तक कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बदल जाए. तो ठीक है, शुरू करते हैं. आज का हम पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, बिटवीन आर्टिकल 1 to 4. इनको आज यहाँ पे कवर करेंगे और वेरियस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे. जैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, मैंने खुद बनाया है और देखिए बहुत तमीज़ से बनाए गए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सोच समझ के मैंने ये बनाए हुए हैं और काफ़ी डेप्थ पे हो सकता है कि इस लेवल पे यूपीएससी जाए और आपसे बाद में इस डीपर लेवल पे आपसे सवाल पूछे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये आपको स्टेट है ना, ये क्वेश्चन एक बार देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस इंडिया एज द यूनियन ऑफ द स्टेट. द यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तीसरी स्टेटमेंट है टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एज वेल एज द एक्वायर्ड टेरिटरीज. नेक्स्ट कि फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ओनली द स्टेट्स नॉट द यूनियन टेरिटरीज. बताइए जरा इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स, ठीक है, कितनी स्टेटमेंट्स ऊपर वाली करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ठीक है. हाँ, एक बार देख ही लेते हैं इसको. कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, ठीक है, तो नंबर 1 बात आपको याद रखनी है, जो कि इन्होंने सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा था, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरल. वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर, ठीक है. इंडिया में जो टर्म यूज होती है वो यूनियन. यूनियन वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. वो इसलिए ताकि हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखें, ठीक है. तो सेंटर की पोजीशन को बेटर और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट किया गया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखना, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी एडेड है, ठीक है. तो इसलिए आपका यूनियन वर्ड इंडिया में यूज किया जाता है, फेडरल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक है. तो दिस इज द मेन रीजन. अब पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत का नाम क्या हो, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत. तो इंडिया और भारत दोनों इक्विवेलेंसी में है, दोनों इक्वल है, ठीक है. ऐसे ही हमने जब प्रियम्बल कवर किया था तब हमने देखा था कि इंडिया में जो हमारा राष्ट्रगान है और जो हमारे राष्ट्रगीत है, इन दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया है. इसके लिए बकायदा एक रेजोल्यूशन मूव किया गया था 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. जो लास्ट रेजोल्यूशन मूव किए गए उसमें एक रेजोल्यूशन ये भी था कि देश का राष्ट्रगान क्या हो, ठीक है, नेशनल एंथम क्या हो. तो जो हमारा नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है जनगण मन और जो वंदे मातरम है, इन दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया. और जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, उनके जो उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने बकायदा ये रेजोल्यूशन वहाँ पे मूव करवाया था और ये बात उस रेजोल्यूशन में लिखी गई थी. तो अगर स्टेटस पे आपसे बात की जाए कि इंडिया में स्टेटस किसका कितना ज़्यादा है, किसको प्राइमेसी दी गई है, तो दोनों का इक्वल है. सिमिलरली इंडिया दैट इज भारत, दोनों नाम इक्वल स्टेटस रखते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स
एज पर दिस स्टेटमेंट इंडिया, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ओनली स्टेट्स, नॉट द यूनियन टेरिटरी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यस, यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? नो, यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ओनली द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट स्केड्यूल में, ठीक है, मेंशन किए गए हैं, वो स्टेट्स इंडिया के यूनियन का हिस्सा होंगे। तो क्या फर्स्ट स्केड्यूल में यूनियन टेरिटरीज मेंशन नहीं है? नो, दे आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, बट दे डू नॉट फॉर्म द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करती हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया बेसिकली मीन्स कि इंडिया की क्या टेरिटरी हो, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जिसे हम कहेंगे कि ये भारत की टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कौन कौन चीजें आएंगी। तो वो सारे स्टेट्स की टेरिटरी आएगी, वो सारी यूनियन की टेरिटरी आएगी। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है वो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही टेरिटरी होती है, उन्हीं के अंडर ये आती है। होम मिनिस्ट्री इज द, ठीक है, डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री जो कि यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में देखती है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी यूनियन की ही टेरिटरी है। ठीक है, सेंटर की ही, केंद्र की ही टेरिटरी है। क्लियर? सो यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा होगी, ऑब्वियसली होगी। एंड अदर टेरिटरीज विच मे बी एक्वायर्ड, मान लो कहीं फाइट हुआ, इंडिया ने कोई टेरिटरी, है ना, मान लो पीओके को वापस ले लिया, चलो वो तो इंडिया की टेरिटरी का ही हिस्सा है बेसिकली। ठीक है, मान लो पाकिस्तान को ही ले लिया, तो वो इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा होंगे। तब तक वो यूनियन नहीं बनेंगे जब तक उस एक्वायर्ड टेरिटरी को स्टेट का स्टेटस ना दे दिया जाए। समझ रहे हो? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, एक और क्लॉज है कि द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में याद रखना है स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी बोथ मेंशन्ड है। अब इस क्वेश्चन पे आइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। यस, यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? नो, it only comprises of the states. Next, the territory of India comprises the states, union territory as well as acquired territory. Yes, the first schedule of the constitution mentions only the union, mentions only the states, not the union territory. No, first schedule mentions both state as well as union territory. It is only the states which ठीक है, which basically create the union of India, which are the parts of union of India. क्लियर? सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि इंडिया में अगर आपने नए स्टेट्स एडमिट करने हो, ठीक है, अगर नए स्टेट्स एडमिट करने हो बाहर से, ये बात ध्यान में रखना है। इंडिया की अभी की जो टेरिटरी है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको बाहर से कोई नए स्टेट एडमिट करने हो, है ना, और बाहर से कोई टेरिटरी आपने एक्वायर की हो और उनको एज ए स्टेट एस्टेब्लिश करना हो, तो आर्टिकल 2 काम आएगा। ये अंदर वाले स्टेट्स पे ये काम नहीं कर रहा है, अंदर वाले स्टेट्स के लिए आर्टिकल 3 अलग से है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 काम आएगा। ये कब आएगा? जो बाहर स्टेट हो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पे मान लो हमला कर दिया, चाइना पे अगर इधर हमला कर लिया, इनकी जो टेरिटरी है, अगर तो वो ऑलरेडी स्टेट है विद इन चाइना, मान लो जैसे, हाँ ठीक है, मान लो जैसे, ठीक है, आप कहें कि मान लो, ऐसा कहना सही नहीं रहता है, मान लो कोई टेरिटरी ए है, किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी है, एंड इंडिया अटैक दिस टेरिटरी, ठीक है, इट इज ऑलरेडी हैविंग अ स्टेटस ऑफ ए स्टेट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो उसको इंडिया में एडमिट करना, या फिर अगर इसके पास स्टेट का स्टेटस तब तक नहीं भी है, तो एज ए न्यू स्टेट इसे क्रिएट करना, जो एडमिटेड टेरिटरी है। ठीक है, ये डील करेंगे आप आर्टिकल 2 के अंदर। तो कौन ऐसा स्टेट क्रिएट करेगा? पार्लियामेंट, बाय सिंपल लॉ। एक सिंपल लॉ, सिंपल मेजॉरिटी से, पार्लियामेंट में बाय लॉ, जहां जहां ऐसा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, दैट मीन्स कि पार्लियामेंट इज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग थ्रू अ सिंपल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास करके एडमिट कर सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट डीम्स फिट। तो जैसे सिक्किम वगैरह हो गए, इस तरीके के जो है ना, इवन जो ठीक है, जो गोवा वगैरह हो गए, इनको इसी प्रोविजन के तहत इंडिया में एडमिट किया गया। लेकिन अगर इंडिया के अंदर ही हमें नया स्टेट क्रिएट करना हो, इनसाइड इंडिया जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, अगर उसी से हमें स्टेट क्रिएट करना हो, तो आता है आर्टिकल 3।
ये पिक्चर में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये कौन करेगा? ये पार्लियामेंट करेगा बाय सिंपल लॉ। यहां पे भी सिंपल लॉ, जो नए स्टेट आप बाहर से, इंडिया की एग्जिस्टिंग टेरिटरी के बाहर से जो नए स्टेट आप एडमिट कर रहे हैं, यहां पे भी सिंपल लॉ, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप, ठीक है, उनको एडमिट कर पा रहे हैं, और यहां भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप इसे एडमिट कर पा रहे हैं, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, आप ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू एक लॉ पास करके पार्लियामेंट उसे, ठीक है, उसे, ठीक है, वो कर पा रहा है। क्या क्या चीजें कर सकते हैं इस प्रोविजन के तहत पार्लियामेंट? दे कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, या फिर बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। दैट मीन्स पार्लियामेंट कैन बायफरकेट, ट्राइफरकेट एग्जिस्टिंग स्टेट, पार्लियामेंट कैन यूनाइट टू और मोर स्टेट्स टू फॉर्म वन स्टेट, है ना, और पार्ट्स ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग द टेरिटरी, एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो मतलब बेसिकली दे कैन क्रिएट न्यू स्टेट, कैसे भी करके रीअरेंज करना हो, इंक्रीज द एरिया ऑफ ए स्टेट और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी अदर स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ये सब चीजें पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से एक लॉ पास करके कर सकता है। पर क्या अपनी मर्जी से? इसके लिए आपको यह क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। स्टेटमेंट 2, as per the constitution the bill pertaining to the creation of new state can be introduced only on the recommendations of president. As per the constitution, president must send the bill to the concerned state legislatures, to obtain its view. Next, constitution fixes a 6-month time frame for expression of such views by the state legislature. आप इन क्वेश्चंस को, ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को, इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, अपना इसमें आंसर देखिए, ठीक है, कि हाँ, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, और उसके बाद हम आंसर पे आएंगे, क्योंकि आंसर डिस्कस करने से पहले हमें आर्टिकल, ठीक है, इस आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 3 की ही एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? आर्टिकल 3 की एक्सप्लेनेशन कह रही है कि भैया ऊपर जो हमने कहा, ये आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट ये सब काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी कर दे। नो, ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी बिल लाना हो, आर्टिकल 3 के अंडर कोई भी बिल अगर आपको लाना हो, है ना, फॉर दैट पर्पज द बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर का मन किया, बोलो कि हाँ हिमाचल प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दो, मेंबर आया और उसने बिल इंट्रोड्यूस किया। नो, एक दूसरी बात यहां से फंसाएंगे क्वेश्चन, वो ये कि वो आपको बोलेंगे कि द बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ गवर्नमेंट मेंबर or only by a minister. No, constitution is silent on this fact कि whether a bill can be introduced by a private member, that means any member other than the government member, कोई मिनिस्टर के अलावा भी अगर कोई एमपी हो तो वो भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। बस शर्त यह है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे हो, प्रेसिडेंट का उसमें कंसेंट हो। अब क्योंकि प्रेसिडेंट का कंसेंट इन्वॉल्व है, तो प्रेसिडेंट का कंसेंट इज बेसिकली कंसेंट ऑफ सिटिंग गवर्नमेंट। तो यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि ऐसे जितने भी बिल होते हैं वो नॉर्मली आपकी सिटिंग गवर्नमेंट का कोई मेंबर और नॉर्मली होम मिनिस्टर वगैरह ही प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आप किसी नए स्टेट को क्रिएट करे जा रहे हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बार नहीं करता है किसी भी प्राइवेट मेंबर को कि कोई एमपी अदर देन द गवर्नमेंट मेंबर इसे इंट्रोड्यूस ना करे, ठीक है, ऐसा कोई बार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? पहली बात ये है, यहां से चीज वो ऐसे फंसाएगा, कसम से इस डीपर लेवल पे चीजें फंसा देते हैं वो, है ना। दूसरा, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होना ही चाहिए, राइट, unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or the name of any state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state. समझ रहे हो कि भैया
जो, ठीक है, जो ऐसा बिल है एग्जिस्टिंग स्टेट से, मान लो आपने ठीक है, किसी स्टेट के अगर लेजिस्लेचर हो, उसके पास लेजिस्लेचर अपना हो, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, फॉर एग्जांपल एनी अदर स्टेट, अगर उस स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया जाना है, नाम को चेंज किया जाना है, उसको बाइफर्केट किया जाना है, उस स्टेट से नया स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है, या उसकी है ना बाउंड्री को ऊपर नीचे डिमिनिश करना है या फिर इंक्रीज करना है, अगर ये सब चीजें हो रही हो तो प्रेसिडेंट विल ट्रांसफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एज वेल फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज. आर व्यूज बाइंडिंग? नो, बट expression of the views, that is a constitutional mandate. President must send this bill to the legislature of that particular state, to the concerned state, ठीक है, and thereon within such period as may be specified in the reference. अब इसका है ना, ये जो व्यूज स्टेट लेजिस्लेचर अपने व्यूज उस पर देगा, वो कितने टाइम में देने हैं, इसकी कोई भी लिमिट सेट नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन ने. ऐसा जो टाइम फ्रेम है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? या तो प्रेसिडेंट खुद स्पेसिफाई करेंगे उस रेफरेंस में कि भैया इतने टाइम के अंदर हमें अपने व्यूज दो कि आपका इसमें क्या मानना है ना, या फिर विद इन सच फर्दर पीरियड एज प्रेसिडेंट में अलाउ एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड एज हैज एक्सपायर्ड, या फिर है ना प्रेसिडेंट अपनी है ना अपनी बेसिकली जो भी उन्होंने रेफरेंस या नोटिफिकेशन दिया हुआ है, या फिर प्रेसिडेंट अगर ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम पहले नोटिफाई नहीं कर रखा है तो है ना प्रेसिडेंट अपने एक्सप्रेशन पे अब बेसिकली जितना वो अलाउ कर सके जितने टाइम पीरियड तक, तब तक दे मस्ट प्रेसिडेंट he or she must send the bill to the state legislature concerned for the expression of the views. Time frame is not provided in the constitution, will be provided by the president either in the reference itself or by a subsequent notification. प्रेसिडेंट बोलेंगे कि हमने आपको रेफर किया था बिल, है ना, आपने एक्सप्रेशन नहीं दिया एंड वी कंसिडर कि टाइम फ्रेम जो है एक्सपायर्ड है एंड वी विल प्रोसीड विद इट. तो ऐसा मतलब ये थोड़ा वेग प्रोविजन है कि देर इज़ नो टाइम फ्रेम जिसमें कि आपको देना हो. ऐसे में तो प्रेसिडेंट रेफर कर दे बिल, एक दिन का रेफरेंस हुआ, दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकाली कि हाँ यार ये है ना ये टाइम आपका ओवर हो गया, टाइम ओवर, नेक्स्ट चलो. तो इसकी देखो इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इन दिस आर्टिकल क्लॉजेस ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजियो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है, मतलब नॉर्मली स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी बट इस आर्टिकल के लिए स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी एज वेल. दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी के भी आप जो है एरियाज बाउंड्री वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं इसी प्रोविजन के थ्रू, है ना. द पावर कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और एनी अदर स्टेट. बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन यूनियन टेरिटरीज के लिए देके रखी हुई है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल, है ना, आप अगर नया स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो आप यूनियन टेरिटरी से भी नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं या स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझ रहे हो? तो ये बस उसकी एक्सप्लेनेशन है. अब जब हमने ये आर्टिकल पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, तो हमें मालूम है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बिल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस नॉट ओनली इन लोकसभा. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बिल पर्टेनिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. यस, only by the government members? No, by any member of the house. Next, as per the constitution, president must send the bill to the concerned state legislatures to obtain its view. Yes, this must word is extreme, but yes, president must send it as per the constitution. Next, constitution fixes 6 months time frame. No, there is no time frame fixed, so only two statements are correct. Attempt this another question. Consider the following statements. The representation of states in Rajya Sabha has been prescribed in 4th schedule of the parliament. Next, since 4th schedule contains the federal provisions, it can only be amended under article 368 of the constitution along with the consent of at least half of the states. Next, 4th schedule can also be amended by act of parliament passed under the provisions of article 2 and 3 of the constitution. Which of the following statements are correct? ठीक है, अब इसके लिए अगर हमें आंसर जानना है तो आर्टिकल 4 को एक बार पढ़ें. आर्टिकल 4 कह रहे हैं
कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत आपने जो कानून बनाए, क्या कानून? क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट और एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टेट। बेसिकली इसके लिए आपने, है ना, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जहां से भी आपको स्टेट एडमिट करना हो या क्रिएट करना हो, विद इन इंडिया क्रिएट कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, बाउंड्रीज को चेंज कर रहे हैं, नाम वगैरह, उसके लिए आपने जो लॉ बनाया आर्टिकल 3 के अंदर, या आउटसाइड ऑफ इंडिया से जो आप स्टेट्स इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स के तहत आपने जो भी कानून बनाए हैं, ठीक है, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड as laws under article as constitutional amendment under article 368. Will they alter the constitution? Yes, but they will not be considered as constitutional amendment for the purpose of article 368. That means article 368 में जो मेथड बताया गया constitutional amendment का, जिसमें आपको संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, या फिर अगर कोई फेडरल प्रोविजन हो तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट्स, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स के कंसेंट की जरूरत हो, जो उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी से कंसेंट दे रखा हो। तो आर्टिकल 368 के तहत ये दो मेथड्स है। जब हम आर्टिकल 368 को बहुत ब्रॉडली कवर करेंगे, केस लॉज वगैरह देखेंगे, उस वक्त इसे, है ना, इन मेजॉरिटी टाइप्स वगैरह को अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए समझो, आर्टिकल 368 डिमांड करता है कि संविधान में कोई भी संशोधन आपको करना हो तो आपको वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही करना होगा। लेकिन अगर आपने इसके तहत संविधान में कोई भी अल्टरेशन की हो, इंक्लूडिंग द अल्टरेशन इन फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, तो वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, है ना, वो सिंपल मेजॉरिटी से ही आप कर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप आर्टिकल 368 को पढ़ते हैं, 368 में स्पेसिफिकली ये बात लिखी गई है आर्टिकल 368 में कि अगर आपको कोई भी फेडरल प्रोविजन, है ना, फेडरल प्रोविजंस में अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना हो, उन फेडरल प्रोविजंस में कुछ लिस्ट ऑफ प्रोविजन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, amendment in the method of election of president, for example alteration in the representation of state in the parliament, representation of states in the parliament, in parliament, और पार्लियामेंट में स्टेट कहां रिप्रेजेंटेड है? राज्यसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा के जितने एमपीज होते हैं उनको स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट राज्यसभा में होते हैं। दैट मीन्स कौन से स्टेट को कितनी राज्यसभा सीट मिलेगी, अगर आपको वो नॉर्मली, वो कहां लिखा होता है? वो फोर्थ शेड्यूल में लिखा है। देखो, स्टेट्स के नाम, लिस्ट और बाउंड्रीज यूटीज के साथ, है ना, वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए हैं। कौन सी स्टेट को कितनी राज्यसभा सीट्स मिलेंगी, है ना, पार्लियामेंट में कितनी रिप्रेजेंटेशन है, वो कहां लिखा है? फोर्थ शेड्यूल में लिखा है। फोर्थ शेड्यूल में ये सब चीजें मेंशन्ड है, राज्यसभा की सीटें। अगर आपको फोर्थ शेड्यूल में नॉर्मली अमेंडमेंट करना हो तो आपको आर्टिकल 368 के तहत करना होगा। नॉर्मली माने आपने कोई स्टेट की बाउंड्री अल्टर नहीं करी, आपने कोई नया स्टेट क्रिएट नहीं किया, मतलब जहां पे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अमेंडमेंट इन्वॉल्व ना हो, उस वक्त आपको ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या? कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पहले पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, फिर मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का उसके लिए कंसेंट भी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी वाला। समझ रहे हो? तो नॉर्मली अगर फोर्थ शेड्यूल अमेंड करना है तो आपको आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और वो भी सबसे टफ टाइप का अमेंडमेंट। लेकिन अगर अमेंडमेंट इसलिए हो रहा हो, अब देखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, तो यार ऑब्वियसली बात है कि न्यू स्टेट क्रिएट करते ही आर्टिकल, है ना, ये जो फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस नए स्टेट को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन तो देना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फोर्थ शेड्यूल आपका उसमें साथ में अल्टर होगा। तो जब आप ये सब काम कर रहे हैं, नया स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बेसिकली जहां पे इन्वॉल्व हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे अगर फोर्थ शेड्यूल अमेंड हो रहा हो, उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे अगर फोर्थ शेड्यूल अमेंड हो रहा हो, नो मैटर व्हाट, है ना,
अगर उसका इफेक्ट ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट तक चेंज हो रहा हो, तो भी उसे आर्टिकल 368 की लिमिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक्टिव है। दैट मीन्स अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन्वॉल्व है, अगर ये सारे काम आप कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़े, ये सारे काम आप कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, अगर ये सारे काम किए जा रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे अगर फोर्थ शेड्यूल अमेंड भी हो रहा है, तो भी आपको वो सिंपल मेजॉरिटी से लॉ पास करके आप वो कर सकते हैं। तब आपको ये प्रोसीजर बायपास करने की इजाजत है। ये है इसका मतलब। इस पॉइंट पे बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सर कहीं तो हम पढ़े हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट का कंसेंट मिलना चाहिए, और कहीं हमने पढ़ा है कि फोर्थ शेड्यूल आप सिंपली आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करके अमेंड कर सकते हो। तो क्या चीज है? ये चीज है। अगर है ना, अगर आपका आर्टिकल 2 और 3 इन्वॉल्व है और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट चेंज हो रहा हो, ऑब्वियसली चेंज होगा ही, और वो सारे स्टेट्स का नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है उसी स्टेट का चेंज होगा जो उसमें इन्वॉल्व है। जो नया स्टेट क्रिएट किया जा रहा है उसी स्टेट का तो चेंज हो रहा है, सभी स्टेट्स का नहीं हो रहा है चेंज। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा रिलैक्स ये प्रोविजन रखा गया है। अगर सभी का करना होता तो आपको डेफिनेटली भाई तो आपको आर्टिकल 368 के तहत जो टफेस्ट मेथड है उसका यूज करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, एंड विद दिस क्लैरिटी you can now attempt this question as well. The representation of states in the Rajya Sabha has been prescribed in the fourth schedule of the parliament. Obviously, since fourth schedule contains the federal provisions, it can only be amended under article 368 of the constitution. No, it can also be amended via simple majority only when article 2 and article 3 are applicable. नेक्स्ट, फोर्थ शेड्यूल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 2-3। बिल्कुल सही बात है। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ आपका जो, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का जितना भी, ठीक है, स्टेट्स, अब देखो एक स्टोरी ऐसी है, आप अपनी लक्ष्मीकांत वगैरह कोई पॉलिटी वगैरह की पढ़ेंगे, वो मैंने इंटेंशनली नहीं लाई है कि भैया है ना कौन स्टेट कब बना, इन सब चीज़ों की वहाँ स्टोरी दी हुई है। वो रटे वाली चीज़ें हैं, याद आप रख सकते हो तो रखो। आई विल, है ना, बेसिकली एडवाइज यू कि भैया इस तरीके की चीज़ें, कॉस्ट बेनिफिट अगर देखें तो बहुत कम है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपनी दिमाग का जो हालत करेंगे वो मैं आपको, ठीक है, उस चीज़ को वो नहीं करता हूँ, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मेक योर कॉन्सेप्ट राइट भाई। मेजोरिटी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इन्हीं चीज़ों से। अब देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। PYQ है 2017 में। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, इट इज अ फीचर। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 7th शेड्यूल। एंड है ना, क्या ऐसा कोई शेड्यूल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है? नो। ठीक है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरीका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिछले सेशन में हमने देखा है फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। यस, किसी स्टेट की 10 सीटें हैं, किसी की 20 सीटें हैं। सो डेफिनेटली इसी को हम कहते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एज वेल, कि इंडिया में देर इज एन एसिमेट्री बिटवीन द स्टेट्स। सम स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड मोर, सम स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड लेस। व्हाई? बिकॉज सम स्टेट्स हैव मोर पॉपुलेशन एंड साइज एंड एरिया एंड इन्फ्लुएंस, सम स्टेट्स डोंट हैव। तो this is the main reason. It is the result of agreement among the federating units. No, unlike USA, there is no agreement between the federating units or the states in India. ठीक है, सो इट इज बेसिकली एन काइंड ऑफ फेडरलिज्म जो कि स्टेट के कंसेंट के बिना क्रिएट किया है। इनफैक्ट स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय यूनियन इन इंडिया, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। इंडियन फेडरलिज्म इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो आर्टिकल, अब देखिए 2017 में ही फेडरलिज्म पे एक और क्वेश्चन आ गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन, कि ये फेडरलिज्म का हिस्सा है। मैंने आपको पिछली बार भी बोला कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ फेडरल पॉलिटी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यस। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, नो। वाई नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन? बिकॉज बेसिकली नंबर 1, द एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है पंचायती राज की वो स्टेट गवर्नमेंट से ही आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, दे डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस, सो एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, नो। एंड देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, टू सम एक्सटेंट येस, बट नॉट एट ऑल, है ना, कि भैया
ऑल एंड ऑल आपका ये सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट हर जगह नहीं है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको ठीक है, पंचायत में तो चल रहा है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा के थ्रू, वहाँ तक ठीक है। उससे ऊपर देख लो ना, उससे ऊपर भी तो आपका जिला परिषद आता है टॉप में, वहाँ क्या आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? नो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आपका बीच में वो जो, ठीक है, वो कुछ वो ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटीज़ बनती है, ठीक है, पंचायत जो नगर पंचायत टाइप की जो बनती है, ठीक है, बीच में जो इंटरमीडिएट पंचायत है, वहाँ पे भी इट इज़ बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पंचायत जो कि वहाँ पे फैसले ले रहे हैं। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, सीधा मत जाओ कि यार हमारे पंचायत में तो ग्राम सभा होती है और हमने पढ़ा है कि ग्राम सभा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यस, ग्राम सभा इज देयर, लेकिन भाई ऊपर भी तो चीज़ें देखो। तो अगर ऊपर चीज़ें देखनी है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, आप द यूपीएससी हब करके, ठीक है, ये टेलीग्राम पे आप जब सर्च करेंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ऐसे पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम हमारा चलता है भाई, उसमें सारे पीवाईक्यूज स्टैटिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्रेजेंट में आजकल जो चल रहा है, जो इश्यूज चल रहे हैं, उन सबको मिला करके, ठीक है, बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम है, आपकी प्रैक्टिस एज वेल एज रिवीजन के लिए बनाया गया। यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? बताइए जरा, कौन सा वो फीचर है जो कि बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है? अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यस, इट इज अ फेडरल पॉलिटी, बट अदर ऑप्शन भी देखो, एंड इंडियन है, इट इज अ फेडरल फीचर। इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस, इट इज अ फेडरल फीचर। हाउ? मेरा पिछला सेशन देखो, फर्स्ट सेशन देखो, उसमें मैंने फेडरलिज्म को एक्सप्लेन किया है। देन, और मैंने सीक्वेंस भी यही बताई है कि अगर सीक्वेंस में पूछे, मान लो 4 फेडरल फीचर वो बोले, फिर आपसे पूछे कि इनमें से मोस्ट फेडरल कौन सा है, मैंने सेम सीक्वेंस बताई थी ऑप्शंस की, और यूपीएससी ने ये एक्चुअल में पूछा हुआ है ना? एक बार जाके वो सेशन देखो, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करने में। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर, नो, इट इज अ यूनिटरी फीचर बेसिकली, क्योंकि सेंटर इससे स्ट्रांग होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सो मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो ये है, फेडरलिज्म होने के लिए पहले तो सेंटर और स्टेट होना चाहिए। दूसरी कि भैया उनके बीच पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तीसरी कि भैया आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो रिटन हो और रिजिड हो, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई आकर के कभी भी आकर के चेंज कर दे कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मान लो रिटन और रिजिड हो भी, तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसे इंटरप्रेट करे कि वो स्टेट के इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखे। सो दिस इज द सीक्वेंस। सारे फेडरल फीचर हैं एक्सक्लूडिंग दिस वन, लेकिन मोस्ट फेडरल कौन सा है ये, तो आपको ये चीज इसमें कंपैरेटिव देखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स फेडरल? मैंने बताया ना आपको, सवाल ऐसे ही पूछ रहे हो, आपको बस कंपैरेटिवली डिटरमाइन करना है कि बताओ इनमें से एसेंशियल फीचर कौन सा है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, है ना, इट इज अ फेडरल फीचर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बट मे बी कुछ अदर फीचर यहाँ पे अच्छे दिए गए हो। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यूनियन लेजिस्लेचर हैज, ये भी एक फेडरल फीचर है कि भैया स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में है, बेसिकली यही कह रहा है राज्यसभा में। यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, नहीं, ये रीजनल पार्टी वाला है ना, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नॉट ऑफ पॉलिटी, राजतंत्र का वो हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो एक, हाँ ठीक है, राजनीति का हिस्सा है, दोनों बातें अलग है। दिस इज स्ट्रक्चरल थिंग एंड परमानेंट थिंग। रीजनल पार्टी मे बी देयर, मे नॉट बी देयर समटाइम्स, सो इसे तो पहले ही इग्नोर कर दो, ये फालतू की बात है। और कैबिनेट में होने ना होने से आपका पूरा फेडरलिज्म चेंज नहीं हो जाता है, कैबिनेट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। देन फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स, फंडामेंटल राइट का क्या लेना देना है फेडरलिज्म से? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये रिप्रेजेंटेशन तो बस ऐसा है, नाम का है, ठीक है, चलता है कभी नहीं भी चलता है। फिर देखिए फेडरलिज्म का एक एसेंशियल कैरेक्टर हमारे यहाँ पे ये भी है कि, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए एक इंटरस्टेट काउंसिल का प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में ये बात लिखी गई है कि इंटर स्टेट काउंसिल एक क्रिएट की जाए बाय प्रेसिडेंट। कौन क्रिएट करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, और ठीक है, दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ, इसकी ड्यूटी क्या क्या होगी बेसिकली वो यहाँ मेंशन की गई है। क्या क्या ड्यूटी है? जो डिस्प्यूट्स हैं स्टेट के, ठीक है, बिटवीन द स्टेट्स, है ना,
उनको इंक्वायर करना और उसमें एडवाइस देना कि भैया इन डिस्प्यूट्स को हम कैसे रिजॉल्व करें। दूसरा, जो सब्जेक्ट्स है ना, डिस्कसिंग द सब्जेक्ट्स इन विच सम और ऑल ऑफ द स्टेट्स और यूनियन और वन और मोर ऑफ द स्टेट्स है ना हैव कॉमन इंटरेस्ट। तो बेसिकली डिस्कशन की एक बॉडी है और रिकमेंडेशन की एक बॉडी है कि भैया कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स कैसे बनाई जाए। सो दीज आर द टास्क जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क इनको दिए गए हैं इंटर स्टेट काउंसिल को, है। एंड देन इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके एक ऐसी काउंसिल को इस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाने की जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैन इस्टेब्लिश अ काउंसिल एंड टू डिफाइन द नेचर और ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय इट। तो प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, बॉडी। तो ऐसी काउंसिल जो है इंडिया में इस्टेब्लिश की गई है। इससे पहले कि हम उन सारे क्वेश्चंस को भी देखें, आप ये जान लें कि हमारा एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव है। यू कैन लॉग इन हियर, ठीक है, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, अपना है, ठीक है, civilspot.in, यू कैन लॉग इन हियर। और इस पूरे कोर्स में जो PYQ रिसर्च का एक कोर्स है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिस्काउंट में आजकल आपका चल रहा है। पहले ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए था, ठीक है, हाँ, लेकिन अब ये सभी के लिए मैंने एक्सटेंड कर दिया है कि 3000 रुपीज़ में यू कैन बेसिकली, ठीक है। आर गोल इज़ कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एटलीस्ट जो 5 स्टैटिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 5 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 थीम्स है, 120 आवर्स के अंदर सारे MCQs जो PYQ UPSC ने पूछे हुए हैं, एक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मैनर में आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लॉग इन है और आप इसका एंजॉय, ठीक है, लीजिए और जितना प्रैक्टिस हो सके कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करते भी हैं। देखिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट कोऑपरेशन मैकेनिज्म इन इंडिया। पहला, बोथ इंटरस्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल while होम मिनिस्टर chairs the zonal councils. Next, the last meeting of interstate council happened only in 2016 11th meeting. So I am recording this video in March 2025. उसके हिसाब से ये बताइएगा कि इसकी, ठीक है, क्या आंसर होंगे। ऐसे क्वेश्चन वो भाई पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि लास्ट मीटिंग हुई कब, इंटरस्टेट काउंसिल आपने बना तो दी, मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न और बहुत इसकी डिबेट होती है। आप मीडिया में देखिए, है ना, इस पे एडिटोरियल जाते हैं। सो यू शुड नो अबाउट इट। अगर आपको इवन फेडरलिज्म पे हर साल मेंस में क्वेश्चन आता ही है, अगर आपको वहाँ पे क्रिटिसाइज करना हो, इंटरस्टेट काउंसिल को बताना हो कि हाउ इट हैज़ बीन डिसफंक्शनल ओवर द ईयर्स, तो यू कैन से कि हाँ भाई इतने टाइम पहले हुई थी कहीं जा कर के आपकी इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग। अब इसके आंसर जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इनका देखिए मैसेज ये है, इंपॉर्टेंट मैसेज है कि इंटरस्टेट काउंसिल इज सर्टेनली मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग द सेंटर स्टेट इंटरस्टेट रिलेशंस। ऐसे ही यूनियन होम मिनिस्टर जी, तो ये जोनल काउंसिल्स के, जितने जोनल काउंसिल्स हैं हमारी, उनके चेयरमैन हैं यूनियन होम मिनिस्टर जी। जितनी भी हमारी जोनल काउंसिल्स है, अभी हम पढ़ेंगे इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, उनके ये चेयरमैन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए जितनी जो हमारा, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन इनके प्रधानमंत्री जी रहते हैं और इसके कुछ मेंबर्स हैं चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, उन यूनियन टेरिटरी के जिनके पास अपना लेजिस्लेचर हो, ठीक है, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, है ना, अभी आपका जम्मू एंड कश्मीर एडिट है, ठीक है, या फिर जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उन यूनियन टेरिटरी के इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स भी। कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, कहीं पे सिंपल IAS को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। सीनियर IAS, सीनियर माने 13-14 साल के IAS ऑफिसर को वहाँ पे, मतलब सर्विस वाले को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, वेयर द प्रोक्लेमेशन हैज बीन इशूड, जहाँ प्रेसिडेंट रूल है, जहाँ प्रेसिडेंट रूल है ना, वहाँ पे गवर्नर ऑफ दैट स्टेट शैल बी इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल एज वेल। तो वहाँ पे गवर्नर भी उस स्टेट का, वो भी पार्ट होंगे, ठीक है, एज ए मेंबर। और इसके कुछ अदर मेंबर भी होते हैं, अप टू 6 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर होते हैं,
जो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिनको नॉमिनेट करेंगे कि हाँ ये जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, इनको भी मैं परमानेंट मेंबर बनाता हूँ। इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, अदर यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, अदर यूनियन मिनिस्टर्स, इनको भी इसमें मेंबर दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी ये काउंसिल है, इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है। और ये हुई इनकी, ठीक है, जो इंटरस्टेट काउंसिल की बॉडी। इंटरस्टेट काउंसिल, काउंसिल की चेयरमैन कौन है? पूरी काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर। बट इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनती है जो इसके कामों को, है ना, नॉर्मल कामकाज को देखते हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। और इनके जो अदर, है ना, मेंबर होते हैं वो कोई कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, है ना, कुछ यूनियन मिनिस्टर्स हो गए जिनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एक स्टैंडिंग कमेटी क्रिएट की गई है, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शन है और जो इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उसके, उस सेक्रेटेरिएट के साथ, जो कि होम मिनिस्ट्री में ही आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो उसके अंडर ही ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट, तो इसी सेक्रेटेरिएट के अंदर ही ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी काम करती है। क्लियर? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, सिंपल, ठीक है। अब एक आती है आपकी जोनल काउंसिल में। जोनल काउंसिल, जो जोनल काउंसिल्स है, ठीक है, जोनल काउंसिल्स आर स्टेट्यूटरी बॉडीज, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। स्टेट्यूटरी बॉडीज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाई गई है। सेक्शन 15 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो, ठीक है, जो आपकी 5 जोनल काउंसिल्स है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, इन्होंने पिछले साल सीडीएस में तो ये तक पूछ लिया था कि, है ना, 4 जोनल काउंसिल दी हुई थी और बताया हुआ था कि, है ना, इनमें से सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन सा नहीं है। आई थिंक 3-4 स्टेट्स के नाम थे। तो अगर आप थोड़ा आइडिया रख सको कि जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, याद रखना है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह ये सब तो हैं ही, साथ में राजस्थान और पंजाब ना, ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में यहीं फंसाएगा वो, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेंट्रल में ये एक और चीज़, उत्तराखंड सेंट्रल जोनल काउंसिल में है, ये नॉर्दर्न में नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये थोड़ा ध्यान में रखना है ना, क्योंकि आदमी नॉर्मली बाकी सब तो गैस कर लेगा, इन दोनों में फंस जाएगा, पंजाब, राजस्थान, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। ऐसे मेंबरशिप बेस्ड, भाई मैं सच में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, वो पूछा हुआ है, बकायदा पूछा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि इनसे सवाल नहीं आता है तो ये देखो 2024 का क्वेश्चन, इसे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जोनल काउंसिल के बारे में ये समझ लो। और जोनल काउंसिल का काम बेसिकली यही है कि जोन वाइज जितने भी थोड़े इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, लैंग्वेज के डिस्प्यूट्स हैं, यूनिटी को मेंटेन करना, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना, ये जोनल काउंसिल्स का काम है। और जोनल काउंसिल के जो हेड है, जोनल काउंसिल के, वो होम मिनिस्टर होते हैं, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल के जो हेड हैं, चेयर हैं, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन है? होम मिनिस्टर। और जोनल काउंसिल के जो चेयर है सारी जोनल काउंसिल्स के, वो कौन है? होम मिनिस्टर। क्लियर? सिंपल बात, कोई बकवास नहीं। अब आओ आगे, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका जोनल काउंसिल आ गया। यूनियन मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द है ना, शेल, ठीक है, शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट। हाँ, एक और बात कि भैया इनके जो वाइस चेयरपर्सन है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट के, ठीक है। हाँ, और वो बाय रोटेशन बनते हैं वाइस चेयरपर्सन, 1 साल के लिए एक चीफ मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर जोन का। क्लियर है ना? और 2 अदर मिनिस्टर भी, जिनको कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, है ना। वेयर यूनियन टेरिटरी इज इंक्लूडेड इन द जोन, नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ सच टेरिटरी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कि अगर कहीं यूटी है भाई, उनका चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो कौन आएगा वहाँ पे जोनल काउंसिल में? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा किन्हीं 2, ठीक है, 2 मेंबर्स को। क्लियर? सो यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज ए, सबसेक्शन ए, जोनल काउंसिल शैल हैव इट्स चेयरमैन। प्रेसिडेंट हैज नॉमिनेटेड यूनियन मिनिस्टर। अब देखो, एज पर द एक्ट, चेयर कौन नॉमिनेट करेगा? ठीक है, चेयर को कौन डिसाइड करेगा, कौन चेयरपर्सन होगा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने यूनियन होम मिनिस्टर को एज ए चेयर डिसाइड कर रखा है तब से लेके। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल एक्ट एज वाइस चेयरपर्सन बाय रोटेशन, 1 साल के लिए। क्लियर? ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जोनल काउंसिल का मामला है।
ठीक है। अब देखिए एक होती है, ये तो हमने देखे नॉर्थ साउथ सेंट्रल ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन्स। एक है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, ये अलग से बनी है। ये ऊपर वाली सारी जोनल काउंसिल्स आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनी है। नॉर्थ ईस्टर्न जो जोनल काउंसिल है ये अलग से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत बनी है। ये एक्ट में 3 अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। आई थिंक मैंने ये डाला है इसमें अमेंडमेंट क्या, नो, ठीक है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। 3 अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, ठीक है। 1972 में ये आई थिंक बनी थी, 75 में एक अमेंडमेंट हुआ, एक और बाद में अमेंडमेंट हुआ, 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ। तो 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत इसकी मेंबरशिप बहुत एक्सपेंड की गई। ऊपर वाले तो मेंबरशिप बहुत लिमिटेड है ना। एक होम मिनिस्टर इसके मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर, ये जो नॉर्मल जोनल काउंसिल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी और एनी 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स विच आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना, 2 अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ये इनके मेंबर्स हो गए। इनके मेंबर बहुत ब्रॉड है भाई। नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है इसके जो चेयरपर्सन है वो होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, जो मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो 2025 में मार्च में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके पास इसका चार्ज है। सो ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। काम वही है, सेम काम है। अगली बात, गवर्नर ऑफ ऑल द 7 स्टेट्स वो भी इसके मेंबर है। चीफ, ऊपर गवर्नर मेंबर नहीं है, इन काउंसिल्स में गवर्नर मेंबर नहीं है, ये 2024 का क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स वो भी इसके मेंबर है। 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूजुअली ये यूनियन होम सेक्रेटरी इसके मेंबर हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है वो इसके मेंबर होते हैं। एक एक्सपर्ट वो इसका मेंबर है, और कुछ और एक्सपर्ट्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करे वो मेंबर है। यूनियन होम मिनिस्टर ये तो चेयर ही है। तो ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ी ये काउंसिल है और इनकी पावर भी नॉर्मली काफ़ी बड़ी है। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल की प्लानिंग से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, दिस काउंसिल हैज़ मच मोर पावर एंड इफेक्ट कंपेयर टू द अदर काउंसिल्स। ये तो बस ऐसे थोड़ा है ना। बाकी आई होप इसके तहत ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल को अच्छे से देख लेना। यहाँ से हमें पता चलता है बोथ इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नो, जोनल काउंसिल आर स्टेटूटरी बॉडीज। हटाओ इसे। तो प्राइम मिनिस्टर, इसे हटा दो बस, आंसर आपका शायद आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, यस। होम मिनिस्टर चेयर्स द जोनल काउंसिल, ये बात सही है। लास्ट मीटिंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल हैपेंड इन 2016, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि यार बना तो दी लेकिन मीटिंग ही नहीं ले रहे हो, है ना। इंटर जोनल काउंसिल्स की रेगुलर होती है, 5-6 बार साल में मिल जाती है, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल की नहीं हो रही है। सो आई होप ये सेशन जो है आपको, हाँ ठीक है, हेल्प कर पा रहे होंगे गाइस, है ना। इफ़ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स तो यू कैन डेफिनेटली लॉग इन टू दिस वेबसाइट, ठीक है। बहुत ईजी है, सब चीज़ें वहाँ पे आपको बिल्कुल वेल रिसर्च्ड मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए एज वेल एज रिवीजन के लिए ये बनाया गया कोर्स, और एकदम फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स को साथ में लिंक करके आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप एक बार जाकर के डेमो लेक्चर्स वगैरह भी यूट्यूब में पढ़े हुए हैं, वो एक बार देख सकते हैं। तो ऑल जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने की ये कवायद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, ये देखो, ये रैंडम नहीं है। यूट्यूब में आपने देखे होंगे पीवाईक्यू पे के नाम पे कुछ भी बूम चला हुआ है, भाई दैट डज नॉट वर्क। नॉलेज वर्क्स, कनेक्टिविटी वर्क्स। आप कनेक्ट अगर कर रहे हो, हाँ, 2 अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना, पॉलिटी को इकोनॉमी से, इकोनॉमी को पॉलिटी से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो चीज़ें है ना। इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को अगर बैंकिंग से, बैंकिंग को अगर इक्विटी से, उन चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हो तो दैट वर्क्स। फॉर दैट यू नीड टू डू मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च। हम कई बार एक क्वेश्चन पे 10 मिनट भी लगा लेते हैं, लेकिन भाई पढ़ते पूरा है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से भाई 10 लोगों को, आप में से किसी को पता नहीं होगा, अगर आप इसमें एनरोल नहीं है इस प्रोग्राम में, आप में से मैं शर्त लगा लूँ किसी को पता नहीं होगा कि SLR, ठीक है, SLR को इम्प्लीमेंट करवाने की पावर RBI, है ना, जो RBI पहले भी इम्प्लीमेंट करवाता था, बट SLR डिटरमाइन करने की पावर RBI को 2007 से पहले नहीं थी। आप में से बहुत कम को ये पता होगा कि SLR और CRR में स्टेटूटरी डिफरेंस क्या है, कौन सा इसमें BRA के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है और कौन सा इसमें बैंक RBI एक्ट के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर ये सब इतनी निटी ग्रिटीज़ में चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस इनिशिएटिव, ठीक है। यू विल नॉट रिग्रेट एनरोलिंग इन दिस कोर्स।
Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all and keep suggesting this channel or this initiative to your friends as well. Take care. Bye bye.